दोस्तों, क्या ईरान के जवाबी हमलों से अमेरिका और इजराइल इतना घबरा गए हैं कि अब ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये जंग 5 दिन के लिए रोक दी है। अब ट्रंप जो कुछ बोले, लेकिन ईरान की जो इस्लामिक सेना है उसका जो ताज़ा बयान है उनके प्रवक्ता का, उसमें ये कहा गया है कि ट्रंप के हाथ से ये जंग निकल चुकी है और इसलिए वो युद्ध रोकना चाहते हैं। लेकिन ईरान की इस्लामिक सेना तभी युद्ध रोकेगी जब ईरान की सारी शर्तें ट्रंप मानेंगे, अमेरिका मानेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतमदारान खबीस व कूदककश अमेरिकाई सहयोनी। अब दोस्तों, दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ उनकी बातचीत हो रही है, बातचीत बड़ी पॉजिटिव है। नंबर 2 नेता से उनकी बातचीत हो रही है। ट्रंप ने ये भी कहा कि आगे चलकर ये जो हॉर्मुज की खाड़ी है, इसमें जो सबसे बड़ी तेल की रूट है, ये हम और अयतोला यानी सुप्रीम लीडर और मैं, हम दोनों अब इसको संभाल लेंगे। सुनिए ट्रंप साहब ने थोड़ी देर पहले क्या कहा है। Be jointly controlled. By whom? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be Me involved and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is. दूसरी तरफ ईरान के जो स्पीकर हैं कालीबाफ, और ये सुप्रीम लीडर के बाद पॉलिटिकली सबसे पावरफुल हैं कालीबाफ ने कहा है कि इस तरह की कोई बातचीत ट्रंप के साथ नहीं हुई, ऑफिशियल टॉक्स बिल्कुल नहीं हुए, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने बोल दिया। और ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही, बाद में बयान जारी किया और बाद में कालीबाफ ने एक और बयान में कहा है कि द पब्लिक यानी ईरान की जो पब्लिक है इज डिमांडिंग अ डिसाइसिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट द अग्रेसर्स, यानी ईरान की जो जनता है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ निर्णायक जवाब चाहती है, निर्णायक फैसला चाहती है। और ईरान के अधिकारी यानी जो फौज के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ईरान के अधिकारी जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। कौन कह रहा है? ईरान के स्पीकर कह रहे हैं, जो सुप्रीम लीडर के बाद दूसरे पावरफुल पॉलिटिकल शख्सियत है। अब दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप के हाथ से जो रिमोट कंट्रोल है वो निकल रहा है और ये रिमोट कंट्रोल अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनाई के हाथ में। और ट्रंप ने आज जिस तरह से एक तरह से समर्पण किया है, जिस तरह से उन्होंने पेशकश की है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, युद्ध रोक दिया 5 दिन के लिए, उससे साफ जाहिर है कि वो इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ शर्तें हैं ईरान की जिस पर ये जंग रुक सकती है। अगर जंग रुकेगी तो उन शर्तों पर रुकेगी जिसका संकेत ईरान के स्पीकर कालीबाफ ने दिया था। अब ये 3 शर्तें क्या हैं? शर्तें बहुत सी हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट 3 शर्तें क्या हैं? शर्त नंबर 1 जो अमेरिका को माननी होगी वो ये है कि अमेरिका यानी मिस्टर ट्रंप पूरे गल्फ से अपने मिलिट्री बेसिस को हटाए, वो चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो बहरीन में हो, चाहे वो कुवैत में हो, कतर में, अपने मिलिट्री बेसिस को हटाए। नहीं हटाएंगे तो बमबारी उस पर जारी रहेगी। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त कि हॉर्मुज की जो खाड़ी है इसका नियंत्रण इस्लामिक नौसेना के हाथ में रहेगा और वो टर्म्स एंड कंडीशन तय करेंगी। ये नहीं जो मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि हम और सुप्रीम लीडर अब चलाएंगे। नो, हॉर्मुज की खाड़ी को अब इस्लामिक नौसेना ही चलाएगी, वहाँ पर नियंत्रण उसका होगा। और नंबर 3, ये थोड़ा सा इमोशनल उनकी शर्तें हैं कि जो फ़िलिस्तीन का मसला है जिसको लेकर कहीं ना कहीं इमाम खामनाई की जो ईरान कहता है कि शहादत उसी वजह से हो गई, अगर पिछले साल उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो इतनी बड़ी जंग नहीं होती। तो फ़िलिस्तीन का जो मसला है, और यहाँ बात शिया सुन्नी की नहीं है, फ़िलिस्तीनियों की हो रही है, हमास की हो रही है, गाज़ा की हो रही है। गाज़ा जैसे, फ़िलिस्तीन जैसे कई मसले हैं, उनका निपटारा हो, उन पर फाइनल फैसला हो। ये जब होगा, ये 3 शर्तें होंगी मोटी मोटी, तब ये जंग रुकेगी, ऐसा फिलहाल इस्लामिक सेना का कहना है। अब दोस्तों, ट्रंप अपनी शर्तों की बात कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर जो है वो वेपन्स बनाना जो है ईरान छोड़ दे, ईरान पर सैंक्शंस तब हटा देंगे जब बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को वो लिमिट कर दे। इस तरह की बातें कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन वो ईरान की शर्तों की बात नहीं कर रहे। ईरान का कहना है पहले हमारी शर्त कबूल करो फिर आगे बात होती। सवाल यह है कि क्या ट्रंप शर्तें कबूल करेंगे ईरान की, और अगर वो शर्तें कबूल नहीं करते तो क्या ये जंग जारी रहेगी जिसमें अपर हैंड इस वक्त ईरान का दिख रहा है। सवाल इस बात का है कि आगे क्या होने वाला है। आज बेहद खास मेहमान हैं, 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। आज ईरान से सीधे जुड़ रहे हैं क्योंकि ईरान में क्या हालात हैं, पब्लिक मूड क्या है,
वहाँ के निज़ाम का क्या मन है, वो सारी बातें मैं ज़मीर अब्बास साहब से करूँगा, जो सीधे हमारे साथ कुम शहर से जुड़ रहे हैं, ईरान से जुड़ रहे हैं, लाइव इस वक्त। और हमारे साथ अमरीश मिश्रा होंगे, ईरान के एक्सपर्ट हैं, इजराइल के एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट हैं। इन्हीं दोनों से मैंने पूछा है कि भाई आगे अब क्या होने जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इन दो खास मेहमानों को सुने, एक छोटी सी गुजारिश मैं ज़रूर करना आपसे चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कहें, जानने वालों से कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। आपकी हौसला अफजाई, आपके सपोर्ट से ही ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आप ही का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। इस वीडियो में क्या कमी रह गई, कहाँ पर मैं गलती कर गया, अगर गलती कर गया हूँ तो उसको ज़रूर आप उसका जिक्र करें। किस तरह की वीडियो होनी चाहिए ये भी मुझे बताएं, ज़रूर अमल करूँगा आपकी राय पर। ज़मीर साहब, आप तो इस वक्त ईरान से लाइव हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि ट्रंप यू टर्न लेंगे, बीच मझधार में पीछे मुड़ जाएंगे, क्या इस बात का आपको एहसास होने लगा था पिछले 4-5 दिनों से? जिस तरह से ईरान हमले कर रहा था इजराइल पर, शहर के शहर तबाह हो रहे थे और इधर जहाज गिर रहे थे, F-35, F-16, F-15, रिफ्यूलिंग टैंकर्स। क्या आपको एहसास हो रहा था कि जो खेल है वो बाजी पलट रही है? देखिए, मैं आपको और तमाम हमारे व्यूअर्स को पहले एक मुबारकबाद पेश कर दूं कि एक नई दुनिया जहां पर अमेरिका की दादागिरी और गुंडागर्दी खत्म होगी और एक ऐसी नई दुनिया की शुरुआत हो चुकी है। और ये टाइटैनिक अमेरिका का गिर रहा है और ये टाइटैनिक गिरते हुए टाइटैनिक से कोई और उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि वो डूब जाएगा। अमेरिका के पास क्या ऑप्शन थी? 2 ऑप्शन थे अमेरिका के पास। 48 घंटे के बाद पावर प्लांट पे हमला कर दे। अगर हमला कर देता तो उसके पास ईरान पलट के जवाब देता। ईरान में तो 400 से ज्यादा पावर प्लांट्स हैं और ईरान बहुत बड़ी कंट्री है। सबसे बड़ा पावर प्लांट जो ईरान का है वो 2.9% ही ईरान के पावर को सप्लाई करता है, लेकिन बाकी जगह तो ईरान में पावर रहता। लेकिन अगर ईरान पलट के मारता मिसाइल तो सिर्फ एक सेंटर जो इजराइल का है वहां से 25% इजराइल की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो अगर क्योंकि ईरान ने अपनी क्षमता दिखा दी थी कि तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे, तो ये तो क्लियर था कि अगर वो ये गलती करते तो दोबारा ये मिस कैलकुलेशन होता और दोबारा उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता और अमेरिका का डिक्लाइन और फास्ट होता। तो उन लोगों ने ये अकलमंदी का काम किया है कि एक यू टर्न मार के अपने आप को बचा लिया। जी जी, थोड़ी देर अमरीश भाई, जी जी, अमरीश भाई, एक चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि गल्फ की राजनीति को भी आप समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसमें मैं बहरीन को भी जोड़ देता हूँ, ये जो 4-5 मुल्क हैं, इनके जो बादशाह हैं बहुत घबराए हुए थे क्योंकि खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि अगर ईरान पाइपलाइन ऑयल की तोड़ देता, वाटर की पाइपलाइन तोड़ देता, अगर वो बिजली की पाइपलाइन तोड़ देता, यानी बिजली, पानी, तेल सबकी सप्लाई अगर रोक देता तो त्राही त्राही मच जाती। क्या अल्टीमेटली आपको ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के हैं, या जो अल थानी हैं कतर के, या फिर मोहम्मद बिन जायद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला ट्रंप पर और ट्रंप खुद एक दलदल में फंसते चले जा रहे थे और इसलिए उनको सद्बुद्धि आई? देखिए, ये बात तो सच है कि जो गल्फ देश हैं उनके लिए जीने मरने का सवाल था। ये जो 48 घंटे का अल्टीमेटम था, ये ईरान को केवल नहीं था, ये इनको भी था कि हम 48 घंटे के बाद जब ईरान पे हमला होगा हम कितना बचेंगे। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अबू धाबी में जो डीसैलिनेशन प्लांट है उसके साथ एक बराखा नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें भी हाँ, और ईरान ने जो लिस्ट जारी की उसमें उसका नाम है अबू धाबी में, या उसका जिक्र है। तो अगर उस पे लग जाता तो क्या होता? ओके। अब ये तो आप, और वो तो इजराइल से भी ज्यादा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि जो बादशाह थे ये घबराए, ये ट्रंप के पास पहुंचे, ट्रंप पहले से ही घबराए थे, उनको लग रहा था कि भाई ये जो अमेरिकी कंपनियां हैं, अमेरिकी बैंक्स हैं, टेक पार्क्स हैं, अमेरिका का इतना इन्वेस्टमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं संकट में था। टोटली आपको ऐसा लगता है कि इट वाज टोटल प्रेशर ऑन अमेरिका?
देखिए, अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर था और जो जिससे सबसे ज्यादा ट्रम्प डरते हैं कि हमको यूरोप मना कर दे, ये मना कर दे, वो मना कर दे। अगर जहां पैसा है, गल्फ, वो अगर हमको मना कर देगा या वो हमारे हाथ से निकल जाएगा या टूट जाएगा, तो हमारा क्या होगा? जो इतने ट्रिलियन डॉलर्स उनको दिए जाते हैं, वहां से आते हैं इनके पास, ये बहुत बड़ा फैक्टर था और ट्रम्प जी इसको नहीं खो सकते हैं, नहीं तो वो उनकी हारी हो जाती है इसमें। और एक चीज और दीपक जी, जी जो कल जैसे इराकी रेजिस्टेंस से अमेरिका ने अपना अलग सीज फायर कर लिया। ओहो, इराक की जो हाँ, मिलिशिया है उसके साथ पहले झुक गए ट्रम्प। पहले झुक गए और कहा हम विक्ट्री बेस खाली कर देंगे और अरबिल ओह, में कुर्दिस्तान। हाँ, समझ गया, और समझ गया। ये इसीलिए आप कल रात से बार बार मुझे कह रहे थे कि ट्रम्प इधर भी झुकने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इराक से आपको खबर पहले मिली। एक चीज मैं जानना चाहूंगा जमीर भाई, आप तो ईरान के निजाम को देख रहे हो, करीब भी हो। ट्रम्प ने आज कहा कि भाई ये जो हॉर्मुज की खाड़ी है, ये जो तेल की इतनी बड़ी रूट है, खरबों रुपए का व्यापार होता है रोजाना जहां से, इसको तो अब हम और अयतोला, अब हम और सुप्रीम लीडर दोनों मिलकर चलाएंगे। ये जो उन्होंने बयान दिया, तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग है कि अमेरिका और ईरान मिलकर अब हॉर्मुज की खाड़ी को चलाएंगे? मतलब राम बलराम वाला मामला है क्या? शेख चिल्ली जी के ख्वाब हैं। अब मैं दीपक जी, आपके व्यूअर्स के लिए मैं एक जोक छोटी सी सुना दूं कि एक शख्स था, वो अपनी गाय बेचना चाहता था। उसकी गाय बिक नहीं रही थी। तो एक बार सोते सोते ख्वाब में देखा कि भाई किसी ने आके कहा कि भाई 15,000 रुपया दूंगा। तो वो ख्वाब में कह रहा था कि नहीं नहीं, मुझे 20,000 चाहिए। और फिर उसकी आंख खुल गई। तो जब आंख खुली तो उसने आंख बंद करके कहा, लाओ भाई 15,000 ही दे दो। जी अमेरिका की हालत इस वक्त ये है कि अमेरिका ख्वाब में है और वो ये सोच रहा है कि भागते भूत की लंगोटी मिल जाए, मुझे जो मिल जाए मैं लेने को तैयार हूं। अमेरिका इस वक्त, आप यकीन जान ले, जैसे अमरीश जी कह रहे हैं, इराक से भाग रहा है। इराक से भीख मांगा है 24 घंटे के लिए, हमें सीज फायर के लिए टाइम दे दो, हमारे आर्मी को निकलने का मौका दे दो। अमेरिका में इराक में जो उनकी एम्बेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी है, 5,500 लोग उस एम्बेसी में रहते हैं, 5,500 लोग रहते हैं उस एम्बेसी में। वो एम्बेसी ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि आर एम्बेसी इज नॉट सेफ, नो अमेरिकन शुड कम नियर आर एम्बेसी इन बगदाद, वी आर नॉट सेफ। ये अमेरिका की हालत इराक में है। उनका जेरार्ड फोर्ट ग्रीस में है और उनकी अब्राहम लिंकन 1700 किलोमीटर दूर है ईरान से। तो इस जी वक्त उनकी हालत जो है, हुर्मुज बंद है। तो उनके पास है क्या? यानी वो इसके सिवाय कि वो खाली सिर्फ ऐसी ख्वाबों की दास्तान सुनाए, उसके अलावा ट्रंप के पास है क्या? अभी ट्रंप क्या कर सकता है? भाई आ जाए हुर्मुज में, आ जाए, आप जंग जीत गए हो तो आ जाओ मैदान में। तो ट्रंप के पास कुछ है नहीं और वो जो चाहे कहे। वो मेरी इनसे बात हुई है, उनसे बात हुई है। अगर इजरायली न्यूज़पेपर में आया था कि आगा कालीबाफ से बात हुई है, पार्लियामेंट के स्पीकर से। अभी मैंने रिसर्च कर रहा था तो इजरायली न्यूज़पेपर में आया कि आगा कालीबाफ जो पार्लियामेंट के स्पीकर है, उनसे बात हुई है। अभी आगा कालीबाफ का जो है वो आया, ट्वीट आया कि जब तक दुश्मन से बदला नहीं लिया जाएगा तब तक जंग नहीं रुकेगी। यानी आप देखें ईरान का मूड क्या है, ईरान की आवाम का मूड क्या है और अमेरिका क्या है। अमेरिका घुटनों पर आ चुका है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। जो सुपर पावर का भूत था अमेरिका का, वो ईरान ने उतार दिया है। जी जी, एक जमीर साहब ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रम्प की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो बातचीत हो रही है ईरान के साथ, ये बातचीत जो मजलिस है, जो पार्लियामेंट है ईरान की, पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनसे बातचीत हो रही थी। स्पीकर ने अभी कुछ देर पहले पार्लियामेंट में बयान दिया है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हमारी हो रही, उन्होंने डिनाई किया। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं रुसवाई ही मिली है, बदनामी ही मिली है ट्रम्प साहब को। क्योंकि आप वॉर हिस्टोरियन हैं अमरीश जी, और गल्फ के तो मास्टर हैं आप, चाहे वो इराक ईरान की वॉर हो या बाकी वॉर्स हो। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था मिलिट्री दृष्टिकोण से, क्या आपको लगता है कि ये जो दोनों जहाज़ जिनका ज़मीर भाई ने जिक्र किया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन 1700 किलोमीटर पीछे आ गया वो,
जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज माना जाता है, 5-5 हज़ार सेलर उस पर रहते हैं, वो पीछे हटा। उधर जो यूएसएस फोर्ड है, जो इजराइल के बगल में खड़ा किया था पोजीशन लेने के लिए, वो ग्रीस की तरफ चला गया, मेडिटेरेनियन सी की तरफ खिसक गया, वो भी बहुत पीछे। तो पानी के जहाज पीछे आ रहे हैं, और जो हवाई जहाज हैं वो सॉर्टीज नहीं ले पा रहे, क्योंकि F-35 इनविजिबल जो सबसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसको ईरान ने मारा, ठोका। उसके बाद F-16, फिर F-15, आज भी एक F-15 को मारा है ईरान ने। क्या आपको लगता है कि हवाई जहाज जो हैं वो पीछे जा रहे हैं, पानी के जहाज पीछे जा रहे हैं, और ये एक प्रेशर था सेंट्रल कमांड पर, सेंटकॉम पर, जो मध्य कमान है अमेरिका की, और उनको लगा कि नहीं, अब जंग से थोड़ा सा एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये किराए की जंग है, किराए की शादी है, अब्दुल्ला दीवाना था जिसमें। देखिए दीपक, ये आपने हमसे पहले कहा कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव क्या है, तो देखिए जी सबसे बड़ा जो मिलिट्री लेसन है वो क्या है? वो ये है कि ईरान बिना एयरफोर्स के हवाई वायु लड़ाई जीत गया। ईरान बिना एयरफोर्स के एयर जंग स्पेस पर जीत उसने गया, कब्जा जमा दिया। एयर की जंग। और जो गालिबाफ पार्लियामेंट के स्पीकर उन्होंने कहा था कि नाउ वी कंट्रोल द स्काइज ऑफ इजराइल, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा। जी तो ये तो दुनिया में कभी नहीं हुआ है कि आपके पास एयरफोर्स नहीं हो और आप हवाई जंग जीत गए। यू वन इन द एयर, हाउ? फिर उसके बाद नेवी आपके पास उस तरह की कोई कंपेयर नहीं कर सकता अमेरिकन नेवी और ईरान की नेवी। आप नेवल बैटल जीत गए। तो फिर अगर ग्राउंड ऑफेंसिव होगा तब क्या होगा, जहां ईरान सबसे ज्यादा मजबूत है। जी, मतलब आप कह रहे हैं टैक्टिकली वीक पड़ रहे थे अमेरिका, और इस वजह से आपको लगता है कि टैक्टिकली वीक पड़े थे। ईरान ने आमने सामने की जंग में हराया। ओके ये देखिए, आमने सामने की जंग में अमेरिका कभी हारा नहीं। वो जी रिट्रीट भले ही कर गया हो इराक से, अफगानिस्तान से, आमने सामने की जंग में पहली बार 1945 के बाद अमेरिका हारा। और एक चीज और थोड़ा सा, वो जो हफिंगटन पोस्ट है, जी हाँ, उसने स्टोरी की, अमेरिकन न्यूज वेबसाइट, जी जी हाँ, अमेरिकन न्यूज वेबसाइट, उसमें अमेरिकन सोल्जर्स का एक मूड पता किया गया, और उसमें कंसेंसस था, सरप्राइजिंग कंसेंसस, कि इजराइल के लिए हम लोग नहीं मरे, अमेरिकन सोल्जर्स कह रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अमेरिका का अपना खुद का कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं था, और इस वजह से उनको लग रहा था कि ये एक ऐसी जंग है जहां हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, और इस जंग में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं। यानी एक तरह से जो जज्बा था या जो एक मोटिवेशन लेवल था, वो अमेरिका का कहीं लैक कर रहा था। ज़मीर भाई, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। देखिए, बहुत सीरियस नोट पे सवाल कर रहा हूँ। ये बात एकदम फैक्ट है कि ईरान की जो इकोनॉमी है, सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करता, इतना तेल है, भंडार है, फिर भी तेल बेच नहीं सकता मार्केट प्राइस पे। एयरफोर्स नहीं है, और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, तो अमेरिका से ईरान का कोई मुकाबला नहीं है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब इतना फ़र्क है टेक्नोलॉजी में, पैसे में, फिर ये जंग में वो ईरान कैसे हावी हो गया? क्या क्योंकि आप ईरान में हैं और आप रोज़ खबरें कर रहे हैं, ईरान से कर रहे हैं, ईरान को समझ रहे हैं आप। क्या ये मोटिवेशन लेवल है, ये वो जज़्बा है जहाँ 1 और 1 11 हो गए? या हमारे यहाँ जैसे गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था कि सवा लाख से 1 लड़ाऊँ, ऐसा तो नहीं है? सवा लाख से 1 लड़ाऊँ, कि क्या हर इस्लामिक सेना का जो जवान था वो जज्बे के साथ इस जंग को लड़ रहा था, और वो जज्बा अमेरिका में नहीं था? जी, मैं आपसे दीपक जी दोनों बात कहूंगा। एक टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो ईरान के अभी शहीद हाजीजादे हैं, जो एक्स एयरफोर्स के हेड थे, उनका एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि ईरान ने अपनी एयरफोर्स को क्यों डेवलप नहीं किया, क्यों ईरान ने रॉकेट्स और मिसाइल्स पर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किया। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये टेक्नोलॉजी, अगर हम इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट भी करते तो हम 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन तक ही पहुंच सकते थे, 5th जनरेशन तक नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए हमने
इसको वॉर टर्मिनोलॉजी में कहते हैं असिमेट्रिक वॉर। इसके लिए हमने वॉर के जो हथियार है वो बदल लिए। पूरी दुनिया अपनी जंग की तैयारी ऐसे करता है कि वो एयरफोर्स को स्ट्रांग करता है। ईरान ने कहा कि नहीं, हम एयरफोर्स स्ट्रांग नहीं करेंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी को स्ट्रांग करेंगे, और उसको इतना स्ट्रांग करेंगे कि सामने वाले के जो एंटी रेडार सिस्टम्स हैं वो इसको कैच ना कर पाए। तो जो ईरान ने स्ट्रैटेजी वॉर की अपनाई, अभी परसों में कल एक मैं वीडियो देख रहा था, एक चाइनीज मिलिट्री एनालिस्ट एनालाइज कर रहे थे कि ईरान की 4 मिसाइल जा रही है इजराइल में लगने के लिए। वो 4 मिसाइल, हर मिसाइल $70,000 की है, और उसको जो एंटी मिसाइल मार रही है वो $1 मिलियन की है। तो यहां से $4 मिलियन हवा में जा रहा है, और यहां से सिर्फ $2,80,000 नीचे आ रहा है, और इसके अंदर से नीचे से 3 मिसाइल्स मिस हो गई इनकी। तो इनके $3 मिलियन खर्च हुए, और ईरान के कितने खर्च हुए? सिर्फ 2। तो ईरान ने पहली चीज ये की कि वॉर को असिमेट्रिक बना दिया। दूसरी चीज, जवानों में और कौम में जज्बा, क्योंकि आज ईरानी जनता 24 दिन से रास्ते पे खड़ी है। क्या कह रही है? कह रही है कि भाई हम मैदान में हैं, आप सिपाही अकेले नहीं लड़ रहे हो, हम सब साथ में हैं। क्यों? क्योंकि वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है कि दुनिया का जालिमीन और बदतरीन और एप्स्टीन गैंग के लोगों के मुकाबले में कोई खड़ा है तो हम खड़े हैं। तो उनको पूरी दुनिया के अंदर एक सेवियर की फीलिंग यहाँ के अवाम में भी है और यहाँ के सिपाहियों में भी, और वही जज्बा है जिससे वो सिपाही लड़ रहे हैं। ठीक, आप कह रहे हैं मोटिवेशन लेवल और अपनी इकोनॉमी के हिसाब से जंग का जो है वो पैरामीटर तय करना अपने हिसाब से, जो आपके लिए माकूल माफिक रहे, उस तरह के हथियार पर आपने रिलाई किया। और जाहिर तौर पे जो छोटे ड्रोन से कम कीमत के वो एंटी मिसाइल सिस्टम, रडार सिस्टम आयरन डोम पर भारी पड़ गए, जिनकी कीमत खरबों रुपए में। लास्ट राउंड का मैं पर आ रहा हूँ, और मैं सवाल अमरीश जी से करूँगा। अमरीश जी, अब देखिए, ट्रम्प तो सरेंडर हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या, वो खुद ही सरेंडर हो गए, खुद ही उन्होंने कह दिया। कोई सुनी सुनाई बातें हम नहीं कर रहे हैं। ट्रम्प सरेंडर हैं और नेतन्याहू चुप हैं, और नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच में झगड़े हैं। 3 ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जहां ट्रम्प और नेतन्याहू के झगड़े सार्वजनिक तौर पे सामने आए। अब मुझे बताइए कि क्या इस गोल्डन मौके को, इस सुनहरे मौके को मुस्तबा खामनाई, उनका निज़ाम, उनकी इस्लामिक सेना मतलब कैश करेगी? क्या कोई बातचीत होगी? क्या कोई समझौता हो सकता है कि भाई अब दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी घुटनों पे आ गया है, तो अब ईरान का क्या स्टैंड होगा? क्या लगता है? देखिए, जहां तक मेरी समझ है, ईरान की का जो रूलिंग क्लास है या जो पॉलिटिकल क्लास है, जो लोग राजनीति में हैं, पूरा हैंडल करते हैं, सुप्रीम लीडर और IRGC इस्लामिक सेना, इनका जो, देखिए, इनकी एक जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ईरान के साथ समस्या यह है कि उसको अभी कंप्लीट विक्ट्री चाहिए। कंप्लीट विक्ट्री का मतलब, जी, कंप्लीट विक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका पे कब्जा कर लेना, इजराइल पे कब्जा कर लेना। कंप्लीट विक्ट्री का मतलब ये है कि जो अन्याय हुआ है, जो एक तरीके से एग्रेशन हुआ है, वो दुनिया मानती है, वो तो अमेरिकन भी मानते हैं कि एग्रेशन इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया, इसकी कीमत इजराइल अमेरिका चुका है। ओके। अब यहां पर जो है, और इस समय अपर हैंड ईरान का है, जो रिमोट कंट्रोल है वो नए जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनेई के हाथ में है। तो ईरान इस समय अपनी शर्तों पे अमेरिका इजराइल को मनवा सकता है, मजबूर कर सकता है, और मेरे ख्याल से दुनिया के लिए एक ये मिसाल होगी कि कैसे एक बड़ी ताकत से लड़ा जाता है और उसको झुकाया जाता है। जी, जमीर साहब, रिमोट कंट्रोल भाई आपके हाथ में है, अमरीश भाई वार हिस्टोरियन बता रहे हैं, तो जब रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है और ट्रम्प, जो मतलब बहुत से लोग दुनिया में डरते हैं, बड़े बड़े नेता डरते हैं, वो घुटनों पे आ गए हैं, तो क्या अब आप या आपके जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तबा खामनाई, या इस्लामिक सेना जो है उसके जो फौजी अफसर हैं, कमांडर हैं, क्या अब कोई बातचीत होगी, या फिर अब अभी भी जिद है कि नहीं, ए से लेके जेड तक ले जाना है उसको, या फिर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं आप? दीपक जी, 2 टर्मिनोलॉजी है, एक है स्टॉप द वॉर और एक है एंड द वॉर। ये हमें समझ में आना चाहिए कि ईरान इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉपिंग द वॉर,
ईरान इज इंटरेस्टेड इन एंडिंग द वॉर को खत्म करना चाहता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा वक्त लूंगा। देखें, ईरान ने 22 साल इनसे गुफ्तगू की, नेगोशिएशंस की। इन लोगों ने 22 साल में सिर्फ ईरान पे सैंक्शंस लगाए। ईरान ने 22 दिन मिसाइल मारी। 22 दिन मिसाइल मारने के बाद इन लोगों ने ईरान के तमाम सैंक्शंस ऑयल के हटा दिए। ये ईरान के लिए क्लियर है कि ये कौन सी जबान समझते हैं। दूसरी चीज, ईरान ने इनसे 2015 में JCPOA साइन किया, एग्रीमेंट कर लिया। पूरी दुनिया, अमेरिका और यूरोप एक तरफ था, ईरान एक तरफ था। 2015 में हुआ, 2016 में ट्रंप ने आके फाड़ के फेंक दिया। इन्होंने पिछली बार बात कह रहे थे वेडनेसडे को दोबारा मीटिंग होगी, और उन्होंने थर्सडे को हमला कर दिया। अब इसी तरीके से इस बार भी बात हुई, फिर से हमला कर दिया। ईरान के लिए क्लियर है कि जंग रोकने का मतलब है कि 6 महीने के बाद दोबारा जंग होगी। तो ईरान जंग रोकेगा नहीं, क्योंकि जंग रुकने का मतलब यह है कि दोबारा हमला होगा। ईरान जंग को वहां ले जाएगा कि अमेरिका और इस्राइल दोबारा कभी ख्वाब में भी ना देखे कि दोबारा ईरान पे जंग होगी। तो ईरान विल फाइट दिस वॉर इज द लास्ट वॉर, नॉट द वॉर के अभी स्टॉप होगा फिर से शुरू होगा। ये क्लियर होना चाहिए हमारे ऑडियंस के लिए। स्टॉपिंग द वॉर इज समथिंग एल्स एंड एंडिंग द वॉर इज समथिंग एल्स। चलिए, ईरान के एक्सपर्ट वॉर हिस्टोरियन से ही वॉर की बात पूछ लेते हैं। 30 सेकंड है अमरीश भाई, 30 सेकंड्स। स्टॉपिंग द वॉर, जंग को रोकना या जंग को खत्म करना? रोकना और खत्म करना, बताइए सर, क्या चाहते हैं मुस्तफा खामनेई? वो तो चाहते हैं कि जंग खत्म तभी हो जब इजराइल और अमेरिका इस लायक ना रह जाएं कि ईरान पे दोबारा हमला कर सके। और ये चीज जो है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई टेम्परेरी पॉज आता भी है, अगर, तब भी ईरान अपना प्रिपरेशन, तैयारी उसी तरह से जारी रखेगा जैसे वो जंग में जी, और वो उसका, और उसमें कहीं भी कमी नहीं आएगी। और अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो फिर मेरे ख्याल से दुगनी ताकत से बाहर होगा, जो रशिया की भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ कहा कि अभी असली हथियार तो निकले ही नहीं है ईरान के। ठीक, समय हो रहा है। करीबन 1.5 महीने पहले जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी, तो एक स्टोरी हमने करी थी, और उसमें इमाम खामनेई उस वक्त जिंदा थे। उनका एक बयान था कि जंग भले ही आगे चलकर ट्रंप शुरू करे, इस जंग को ख़त्म हम करेंगे। अब इमाम खामनेई तो नहीं रहे, लेकिन बेटे के पास ये मौका है, जो उनके वालिद ने कहा था, वो उनके बेटे के पास अब मौका आया ख़त्म करने का, कि वो जंग ख़त्म करते नहीं करते। खैर, डिसाइड सुप्रीम लीडर को करना है, इस्लामिक फ़ौज को करना है, सेना को करना है, और जो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स हैं और जो वहाँ के जो और बड़े लीडर्स हैं, बैठ के उन्हीं को तय करना होगा कि क्या ईरान को ये जंग ख़त्म करनी है, इसको जारी रखना है। ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल, मैं ज़मीर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने हमें समय दिया। आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने शुरू में भी कहा था कि 2 लोग इस वक्त ईरान में बहुत मसरूफ़ हैं टीवी में, एक अब्बास अरागची और एक ज़मीर अब्बास। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अमरीश भाई का कि आप भी आए और आपने वॉर हिस्टोरियन की तरह बहुत सी चीज़ों को हाईलाइट किया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।